वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से। पढ़ रहे हैं हम लोग हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस की। और आज हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं। जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे इसकी एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड एक लॉ, नाम आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम शुरू करें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में है तो थोड़ा सा बात करेंगे। वहां हमने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात कर रहे थे। तो आप इमेजिन करिए एक कंडीशन कि एक ट्यूब है, एक पाइप है और उससे लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो लिक्विड के फ्लो होने का जो मेजरमेंट हम वहां पर लिया करते थे, वहां पर हम लिया करते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में पास होकर गया है उसे हम नाम दिया करते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है गिवन पर्टिकुलर एरिया से जो पास होकर जा रहा है, पर्टिकुलर एरिया इन द सेंस कि आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्यूब का एक फ्रंट पार्ट है, आपके सामने से ऐसा दिखाई देगा आपको, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो होकर जा रहा है। तो पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में ये लिक्विड बाहर निकल कर आएगा। कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बाहर निकल कर आया है उसको हम नाम देते हैं लिक्विड फ्लक्स या फ्लक्स ऑफ द लिक्विड। वहां पर हम फ्लक्स वर्ड का इस्तेमाल एक्चुअली इस पूरे ग्रुप के लिए करते हैं जो यहां से लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल इसी का कंपैरेटिव, इसका एनालॉगी क्वांटिटी जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी आप फ्लो ऑफ लिक्विड जैसा कंपेयर करने के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करवाना है, यहां से मूव करवाना है, यहां से डेवलप करवाना है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जैसे लिक्विड फ्लो होता है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लो होता नहीं है, इवन दिखता भी नहीं है हमें। बट उनको समझने के लिए हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आप इमेजिन करें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही है। कितनी लाइंस इस एरिया से पास होकर निकल गई उसको आप काउंट कर लीजिए। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में भी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम यहां पर, जिसका नाम है ऑब्वियसली एरिया वेक्टर। आप देख ही चुके हैं। एरिया मतलब आप जानते हैं इट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। कोई भी शेप की सरफेस हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इवन स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोई भी शेप, इवन इररेगुलर आल्सो। तो उसका अपना एक सर्टेन एरिया होगा। शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे शेप आएगी आप उसको बता भी देंगे। लेकिन यहां जो हमने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है, एरिया तो पुराना ही है, नया जो हमने इसको बनाया है वो है वेक्टर। वेक्टर आप जानते हैं, हम बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो ये भी वही है, इट इज द एरिया ऑफ द सरफेस, मींस ये सरफेस का एरिया होगा और ये पर्टिकुलर सरफेस के अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला आएगा। बट क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी है। ए वेक्टर या डी ए वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी है तो बोलते हैं इट इज एरिया ऑफ ए सरफेस डायरेक्टेड। डायरेक्शन है डायरेक्टेड, ऑलवेज, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट लेना है इसका, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। जिस सरफेस पर आपने इसको लिया है उसके ऊपर इसको आपको परपेंडिकुलर लेना है, 90 डिग्री लेना है और आउटवर्ड लेना है। आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा और परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। यह है एक स्फीयर, आर रेडियस का स्फीयर है। अगर इसका एरिया की बात करें तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। रही बात उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की, तो पर्टिकुलर एरिया पर आप इसमें स्मॉल एरिया, स्मॉल पोर्शन कंसीडर करिए। ये स्मॉल एरिया डी ए बोल देते हैं, ये आउटवर्ड डी ए और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड शो की गई है। यहां ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर है, छोटा डी ए है, बड़ा बनाने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आप जानते हैं फिजिक्स में हमेशा ही करते हैं। डी ए इसी तरह से नीचे की तरफ डी ए,
बट ये ध्यान रखिए कि ये आपको एरिया बाहर की तरफ आउटवर्ड दिखाना है। अगर आप इसे इनवर्ड दिखाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं जी 90 बनाना है, बड़ा आसान है, 90 बना दो, ये भी 90 है, ये गलत माना जाएगा। आपको इनवर्ड नहीं ले जाना है, आउटवर्ड लेकर आना है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ही कंसीडर होता है। एक शेप और ले सकते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल, इसमें भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इधर एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर इधर डी ए, लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, नीचे डाउनवर्ड ये डी ए। इसका अगर एरिया देखते हैं, टोटल एरिया सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर है, और ये 2 पाई आर एच। तो अगर रेडियस हम इसकी आर बता रहे हैं, हाइट एच बता रहे हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, या फिर आप इसको 2 पाई आर प्लस एच भी लिखा करते थे। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट अगर देखें तो आता है क्यूब या क्यूबॉइड के लिए आप ले सकते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट, अगर क्यूब है तो साइड स्क्वायर एक फेस का एरिया हो जाता है, 6 साइड स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। अगर ए ले रहे हैं तो 6a स्क्वायर इज द एरिया, टोटल एरिया। बट अगर डायरेक्शन, जो इंपॉर्टेंट बात है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, इसको हमेशा लेना है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो डी ए, इधर स्मॉल में डी ए, आप ए बताएंगे तो ए भी कह सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इवन अगर आपके पास कोई इररेगुलर सरफेस है, अब इसका एरिया मुझे ए कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी शेप कोई डिफाइंड शेप नहीं है, तो हम स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, बट परपेंडिकुलर आउटवर्ड का प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होगा। डी ए, इधर डी ए, ये सब 90 डिग्री बनाना है आपको, इस तरफ डी ए एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे रिलेटेड है, वहां इसका यूज भी किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर का, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एंड फॉर्मूला विल बी द ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी विच वी आर टेकिंग। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। जैसा कि हम कह ही रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह से कंपैरेटिव क्वांटिटी है, एनालॉगी क्वांटिटी है, एनालॉगस है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का, कि लिक्विड पर यूनिट एरिया से, जब पर्टिकुलर एरिया से पास होकर जा रहा है। इसमें एक और बात का ध्यान भी रखना है आपको कि जब हम लिक्विड का फ्लो देखते हैं तो लिक्विड का फ्लो जिस क्रॉस सेक्शन के साथ होता है उसके साथ ही 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री कंडीशन में रखना है। अगर आपने इसको टिल्ट कर दिया, ओरिएंटेशन बदल दिया, तो फिर आपको इसका वो कंपोनेंट लेना होगा जो 90 डिग्री पर आ रखा होगा, और 90 डिग्री पर इसका प्रोजेक्शन कॉस कंपोनेंट के फॉर्म में होता है, कॉस थीटा के फॉर्म में होता है। तो हम यहां पर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर बोले तो बोलते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लो मेजर करना है, फ्लो को मेजर करने के लिए हमने कहा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक सरफेस रख दी है, ये है आपकी सरफेस। तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कहलाता है। आप अगर देखें तो डायरेक्टली फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो बोल देते हैं 1 2 3 और 4 लाइन इससे पास होकर जा रही है, तो 4 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर आपको डेफिनेशन देनी है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through surface which is held in electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को आपने रखा होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप काउंट कर लीजिए, वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये हमारा एनालॉगिक कंपैरिजन है विद रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। सिंबल इस क्वांटिटी को हम फाई देते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए फाई ई लिख लेते हैं। फाई इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नंबर ऑफ लाइन से आप डायरेक्टली से काउंट कर लोगे। बट आप इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि लाइंस जो आप काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ वो लाइंस होगी जो सरफेस से पास होकर जा रही है। इमेजिन करें यहां पर फर्दर फील्ड स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना यानी नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर देना, तो अभी भी इसका फ्लक्स 4 ही काउंट होगा क्योंकि ये 5वीं लाइन बाहर है। आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे तब भी बाहर, तब भी ये फ्लक्स सिर्फ 4 ही काउंट होगा। आप अंदर से कोई लाइन बनाते हैं, स्ट्रेंथ अंदर बढ़ती है, तो फिर वहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के कंपैरिजन में, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से कह सकते हैं,
उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने पर उसकी लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात आती है तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इसको काउंट नहीं कर सकते देखकर। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हमें एरिया वेक्टर ऑब्वियसली मदद करने जा रहा है। इमेजिन करके चलते हैं, ये हमारा ई स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस के ऊपर अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप। ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जिसको ओपन करके आप जानते हैं ई ए कॉस थीटा आता है। ये इसीलिए लिया गया है ताकि हमें परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन सरफेस का मिल सके। इसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और यहां से भी हमारी एक डेफिनेशन आती है, और करके लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज और मेजर्ड एज, ज्यादा बेटर करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी चली रही है स्टार्टिंग से, एरिया जनरल वे में स्केलर होता है, उसे डेलिबरेटली वेक्टर बनाया ताकि हमारा कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो सके। इसीलिए हमने एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, नया कॉन्सेप्ट जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, कभी कभी जरूरत पड़ती है स्मॉल फ्लक्स की, तो स्मॉल फ्लक्स के लिए डी फाई ई बनेगा, और डी फाई ई में ई के साथ छोटा वेक्टर डी ए वेक्टर आ जाता है। उसे बड़ा ऑब्वियसली हम इंटीग्रेट करके कर ही लेते हैं। अगर आपको फाई ई चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई कर लेंगे, लिमिट्स ऑब्वियसली वेरिएबल फैक्टर के साथ लगाएंगे, जो कि एरिया के फॉर्म में रहती है ज्यादातर। तो इस फॉर्मूले से हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर होता है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट जाएगा और यूनिट बन जाती है वोल्ट मीटर। ध्यान देंगे, वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, जिसको हम वोल्ट मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख लेते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, ध्यान रखेंगे। वोल्ट मीटर और वोल्ट पर मीटर फर्क है, दोनों देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, हम बस इस माइनस साइन को कई बार इग्नोर कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो वोल्ट पर मीटर हमारी यूनिट हो गई। एक यूनिट आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता था, और मीटर स्क्वायर ऐसा भी ले सकते हैं। क्वांटिटी के टाइप की बात करें तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और अब बात डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो वो तो बनाना आप जानते ही हैं। यहां पर हमारे पास वोल्ट मीटर आया है, यूनिट से बना लेते हैं। वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज होता है। मीटर मतलब लेंथ हो गई, डिस्टेंस, तो वर्क डन के लिए करते हैं तो ml2t-2, चार्ज के लिए at और डिस्टेंस के लिए l, तो बन जाता है ml3, ml2 और l मिलाकर 3, t ऊपर आकर -3 और a के साथ -1। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनेंगे, ml3t-3a-1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल के लिए आप ऐसा करेंगे कि इसको पॉज करके थोड़ी देर के लिए नोट कर लेंगे, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और समझ में आ जाए चीजें। तो पुराना नोट कर लिया है तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे, अभी सिंपल लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया। ए वेक्टर वैल्यू दी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मीटर स्क्वायर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वोल्ट पर मीटर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दे दी गई है और आपको एरिया वेक्टर भी दे दिया गया है, और बोला है आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने ही है, जल्दी से हो जाएगा। देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। आपको गिवन की बात करें तो गिवन में आपको E दे दिया गया है, आपको A दे दिया गया है, और आपसे फाई E पूछ लिया गया है। तो बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k कैप है मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाता है, एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है
4i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ये वोल्ट पर मीटर में वैल्यू है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, हम फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको एक छोटी सी बात रिवाइज करवा देते हैं। 11th क्लास में पढ़ी है आपने कि अगर आपके पास ए वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, बी वेक्टर है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, इस फॉर्म में, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए और बी का डॉट, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, आई वाले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दो और के वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और सम करके लिख दो। उनके साथ खुद ऑलरेडी माइनस साइन होगा तो वो मल्टीप्लाई में जरूर आपको लेना होगा। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाता है। तो यही काम हम यहां पर भी करेंगे। हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्म हमारे पास है E वेक्टर डॉट A वेक्टर का फॉर्मूला है। तो अगर वैल्यूज रखते हैं तो फाई ई हमें मिलता है, ई वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ई इज 4i प्लस 2j प्लस 3k, फिर डॉट में आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिया आपने। 4i प्लस 2j प्लस 3k इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2i माइनस 3j प्लस k इज द एरिया वेक्टर। और अब कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने की बात, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 6, माइनस में लेना पड़ेगा, और 3 इंटू कुछ नहीं है, मतलब सिंबल है के क्या है लेकिन कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मानी जाएगी। 3 इंटू 1 3, तो ये आपको दिख ही रहा है। 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 से 3 ऐड किया तो 5, और 5 वोल्ट पर मीटर इज द फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल है, बहुत इजीली हो गया है, लेकिन इतना सिंपल भी पेपर में नहीं आता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा। अगला लेवल बढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दिया है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, न्यूटन पर कूलम इज डेवलप्ड इन ए रीजन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लाइंग इन xy प्लेन। थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपका काम बढ़ा दिया, बट काम हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। गिवन रख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है 6i माइनस 2j प्लस 4k कैप। अब यहां पर बहुत जरूरी बात है, मैं आपको इधर बताऊंगा इसे, ये हमारा वोल्ट पर मीटर भी रहता है, फिलहाल में लिख के दिया है न्यूटन पर कूलम, तो हम भी वैसे ही लिख लेंगे न्यूटन पर कूलम। अब जो जरूरी बात है उसको ध्यान देंगे, उसमें आपको एरिया दिया गया है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 का स्क्वायर, -4 बन जाएगा मीटर स्क्वायर में, और ये 10 की पावर -2 बन जाएगा -4 + 2 मीटर स्क्वायर, फाइनल कन्वर्जन। लेकिन इसको एरिया वेक्टर बनाना है। अब ये एरिया कहां दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। आपको ये मालूम है ये 3 एक्सिस होती हैं, x y z। तो आपको जो सरफेस जिसका एरिया दिया गया है 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, बोला गया है इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई को मिलाकर ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन में कहीं ये सरफेस आ रही होगी जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ करना है, ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, ये बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, यानी कौन सी एक्सिस में, जेड एक्सिस के अबाउट जो बाहर होती है। और आपको याद होगा जेड एक्सिस में डायरेक्शन दिखाने वाला फैक्टर होता है के कैप, जेड का के कैप, ऐसी वाई का जे कैप होता है, ऐसी एक्स का आई कैप होता है। हमें फिलहाल के कैप की जरूरत है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया 10 की पावर -2, डायरेक्शन हमें के कैप मिल गई। अब ये तैयार हुआ है एरिया वेक्टर, जैसे कि पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था, यहां हमें खुद बनाना पड़ा, लेवल बढ़ गया थोड़ा सा। फ्लक्स अब निकाल सकेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वैल्यू रखेंगे अगर 6i माइनस 2j प्लस 4k, और डॉट में आया है 6i माइनस 2j प्लस 4k हो गया, डॉट में आया है 10 टू द पावर -2k। तो बाकी को भूल जाओ, सिर्फ k वाले बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ किया तो यहाँ भी सिर्फ k उठाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और ज्यादा हो गया तो 0.04। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर कह लो, या फिर वोल्ट मीटर लिख लो। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे लेवल आगे क्वेश्चंस के बढ़ते रहेंगे।
वो हम आगे जाके देखेंगे अलग से सेपरेटली प्रैक्टिस पेपर में। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, इसकी डेफिनेशन हो गई है, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है डायमेंशंस तक, और 2 क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। इनको भी थोड़ा सा पॉज करके आप नोट कर लेंगे और फिर आपको इसमें बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देख ही रहे होंगे। पहले एरिया वेक्टर डायरेक्ट दिया था तो दूसरे वाले केस में निकालना पड़ा हमें, काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, मुश्किल हो रही है। इस मुश्किल को आसान किया था साइंटिस्ट गॉस ने, और उन्हीं के नाम पर एक लॉ हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसकी अभी हम बात करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें। पढ़ते हैं हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ। इन्होंने आपका ये जो न्यूमेरिकल में इतना काम बढ़ गया था, इसको बहुत आसान बना दिया था और कहा था कि अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, तो ऑब्वियसली हमें पता है चारों तरफ लाइंस फैलाता है। आप इसके सामने कोई सरफेस रख देंगे कहीं पर भी, जैसे यहां रख दिया तो कुछ फ्लक्स बनेगा, यहां रख दिया तो फ्लक्स बनेगा, यहां रख दिया तो फ्लक्स बनेगा, ऐसे इधर रख दिया तो भी फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स निकालने का तरीका आपको फिर पता ही है, क्यू की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एरिया वेक्टर देखो, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बीच में आने वाला एंगल भी देखो। cos थीटा भी इन्वॉल्व है, वहां पर थीटा भी इन्वॉल्व है, एंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा इतने सारे झंझट नहीं करने हैं, आप क्या करिए, ये जो अलग अलग सर्फेसेस है इन सबको जोड़ दीजिए और इस चार्ज को एनक्लोज करा दीजिए, इसे बंद करा दीजिए, बिल्कुल क्लोजिंग सरफेस बना दीजिए इसको। तो इस सरफेस से भी कुछ फ्लक्स पास होगा। उस फ्लक्स को निकालने का तरीका एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला है ही आपके पास, ये ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ई ए कॉस थीटा करके बन जाता है ई ए कॉस थीटा। यहां पर इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा बड़ा आसान है। अगर ये एयर में काम किया है आपने, तो आप देख लो जो चार्ज है एनक्लोज चार्ज वो कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, आपका फ्लक्स तैयार हो जाएगा। बस इतना सही काम करना है। यहां पर एनक्लोजिंग चार्ज कितना है उसको देखो, उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। इन एयर और वैक्यूम आपको डायरेक्टली उस एनक्लोजिंग सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होकर जा रहा है वो इजीली मिल जाएगा। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिखें तो phi e is 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q, और अच्छा लिखूं मैं इसे तो ये Q एनक्लोज्ड है, यहां पर Q एनक्लोज्ड का मतलब है एनक्लोज्ड चार्ज, और अच्छा कहें तो ये चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोजिंग सरफेस। क्लोजिंग सरफेस मतलब जिसने सरफेस ने चार्ज को बंद किया है, ये कंप्लीटली क्लोज्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा फॉर्म डायरेक्टली बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और इसी को हम लॉ बोल देते हैं। लॉ आप जानते ही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इस लॉ की सबसे खास बात, पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इतने सारे स्टार, अब तो आपके कान फिर से खड़े हो जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, लॉ है। लॉ की स्टार्टिंग आप जानते हैं, हमेशा क्या करते हैं हम, इट स्टेट्स दैट, हमेशा ये होता है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस बिल्कुल क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज सरफेस, एनक्लोजिंग, जिसने एनक्लोज किया है, एनक्लोजिंग ए चार्ज कितना Q इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की बात हो रही है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन लग जाएगा, या आप जानते हैं नॉट लगाना है तो साथ में K फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। इन फ्री स्पेस इज डायरेक्ट लिखते हैं 1/ε0, 1/ε0 मल्टीप्लाई हो गया तो ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सिंपल फंडा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का, ज्यादा झंझट नहीं है। एरिया वेक्टर क्या है, किधर है, क्यों है, कितना एंगल है, सब भूल जाओ। 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय एनक्लोजिंग चार्ज, सीधे सीधे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। बस इसकी लिमिटेशन है कि ये काम सिर्फ एनक्लोजिंग सरफेस के लिए ही करता है। तो अगर सरफेस एनक्लोज्ड फॉर्म में है, एनक्लोजिंग सरफेस है, चार्ज को एनक्लोज कर रही है, तो ये कंप्लीट सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली निकाल के देता है। phi e 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q एनक्लोज। यहाँ पर Q एनक्लोजिंग सरफेस है, और जो एक क्लोजिंग सरफेस है, इस सरफेस को हम यहाँ पर बोलते हैं
गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा इसकी भी एक डेफिनेशन छोटी सी लिख लेते हैं। इट इज दैट एनक्लोजिंग सरफेस which encloses the charge which is used to apply Gauss law. Gauss law अप्लाई सिर्फ enclosing surface के लिए ही होगा, ये इसकी लिमिटेशन में आता है। तो Gaussian surface it is a closed surface, कोई भी शेप हो सकती है, it is a closed surface used to apply Gauss law, used to apply Gauss law and it encloses ए चार्ज, कोई चार्ज होगा जिसको एनक्लोज कर रही होगी, इसकी जो शेप होती है दैट विल डिपेंड ऑन, इट डिपेंड ऑन शेप ऑफ एनक्लोजिंग चार्ज। जिस चार्ज को आपने बंद किया है इसके अंदर उसकी शेप पर डिपेंड करता है। वैसे तो आप कोई भी रेगुलर शेप ले सकते हैं किसी भी चार्ज को बंद करने के लिए, बट जो परफेक्टली कंसिडरेशन होता है गॉसियन सरफेस का वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे सपोज अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक स्फीयर के फॉर्म में आएगा, तो बंद भी उसको स्फीयर में ही करना है। स्फीयर विल बी द गॉसियन सरफेस। आपके पास एक वायर है, ये लीनियर वायर है, इस लीनियर वायर को बड़ा करेंगे आपको दिखता है ये सिलेंडर बन जाएगा, तो इसको बंद करने के लिए जो क्लोजिंग सरफेस लेंगे गॉसियन सरफेस दैट वुड बी सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हमारा जो सोर्स चार्ज है उसकी शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी गॉसियन सरफेस डिसाइड करते हैं। और अगर आप नहीं भी करना चाहें तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी शेप को ले सकते हैं, वो बस चार्ज को एनक्लोज्ड जरूर कर रही हो तभी आप ये गॉस लॉ लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगता। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का। अब हमें इस पर इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। मैं फिर बात कर दूं, ये जो स्टार लगाए हैं हमने ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और खासतौर पर उसकी एप्लीकेशंस के लिए दिया गया है, तो सबको मिलाकर ये इंपॉर्टेंस शो की गई है। अगली क्लास में हमें इनकी एप्लीकेशंस ही देखनी है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपने नोट्स रेडी करके रखें, कंप्लीट करके रखें इसको, ठीक है। पॉज करके आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अगली क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशन है हमारे पास जिससे पेपर में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस आते ही है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के भी देख सकते हैं, चाहे 1 नंबर का ही सही, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे दिया जाता है। 1 नंबर से 5 नंबर तक की कैटेगरी में पूरा ही चला जाता है, किसी भी रेंज में हो सकता है। तो उनकी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।